प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन हुआ है। आज प्राथमिक क्रियाओं में कृषि से संबंधित और इसके प्रकार इस पर चर्चा करेंगे। तो कृषि प्राचीन समय से ही एक जीवन निर्वाह का साधन हुआ करती थी। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है। पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है, जिसमें कई प्रकार की कृषि प्रणालियां अपनाई जाती है। तो कृषि की प्रणालियां या प्रकार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है निर्वाहन कृषि। निर्वाहन कृषि का मतलब होता है कि मानव अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जिस प्रकार की कृषि करता है उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। यानी मानव अपने रोज़मर्रा जीवन निर्वाह करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जो कृषि करता है उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। निर्वाहन कृषि दो प्रकार की होती है। आदि निर्वाहन कृषि या इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, और दूसरी है गहन निर्वाहन कृषि। आदि निर्वाहन कृषि या स्थानांतरण कृषि जो प्राचीन समय में विश्व के या भारत के जो सुदूर इलाके हैं, सुदूर पूर्व इलाके हैं, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। जो पहाड़ी इलाका है या पठारी भाग है, उन क्षेत्रों में ये आदि निर्वाहन कृषि या स्थानांतरण कृषि की जाती है। इसे कृतन और दहन कृषि कहते हैं। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है कि किसी पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में वनस्पति और घास को काटकर, जलाकर साफ किया जाता है और उसको 3-4 साल तक उस क्षेत्र में कृषि की जाती है। जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वापस दूसरी जगह ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये स्थान बदल बदल करके वनस्पति को जलाना और वापस कृषि करना, इसको अपन स्थानांतरण कृषि कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदान कृषि के नाम से जाना जाता है, और वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर में इसे टावी कृषि के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में इसे मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं। जावा द्वीप जो इंडोनेशिया में है वहाँ पे हुमा कृषि कहते हैं, और श्रीलंका में इसे चैना कृषि कहते हैं। फिलीपींस में इसे कैनिंग कृषि कहते हैं। जाहिर मध्य अफ्रीका में इसे मशोल कृषि कहते हैं। म्यांमार में इसे लोंगिया कृषि कहते हैं, और पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भी स्थानांतरण कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वेबर दैया कृषि मध्य प्रदेश में कहते हैं। पेड़ा या डीपी पोंडू कृषि आंध्र प्रदेश में कहते हैं। कमान बिंगा धावी उड़ीसा में स्थानांतरण कृषि का नाम है। बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। चारा एर का दक्षिणी भारत में नाम से जानी जाती है, और कुमारी कृषि है वो केरल में यानी कि कहते हैं। तो ये भारत में स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम है। स्थानांतरण कृषि के बाद में आता है गहन निर्वाहन कृषि। गहन निर्वाहन कृषि दो टाइप की होती है, एक चावल प्रधान कृषि और एक चावल विहीन कृषि।
यानी गहन निर्माण कृषि में उन यानी सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व हो तथा सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो। इसमें खेत का आकार बिल्कुल छोटा होता है और कृषि कार्य में कृषक संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्व रखता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं को गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। जो गहन निर्माण कृषि है, जिसमें है चावल प्रधान कृषि यानी चावल बोया जाता है, उसमें ज़्यादातर यानी कि गोबर खाद का यानी जैविक खाद का उपयोग अधिक होता है। इसमें प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है और प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। चावल रहित जो कृषि है, चावल विहीन कृषि, ये कृषि मानसूनी एशिया के अनेक भागों में उच्चावश जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं होता है। यानी एशिया के मानसूनी क्षेत्र है जहाँ पर धरातलीय उच्चावश में भिन्नता है, कई प्रकार की मृदा उपजाऊ नहीं है, जलवायु की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ चावल की कृषि करना संभव नहीं होता है। उन क्षेत्रों में चावल विहीन कृषि की जाती है, जैसे उत्तरी चीन, मंसूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान आदि में चावल के स्थान पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। भारत में भी सिंध और गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ की कृषि की जाती है। दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में भी ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो गहन कृषि के अंदर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, भूमि उर्वरक नहीं है, ढलानी वाली है, विभिन्न भौगोलिक विविधताएं हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर गेहूँ है या ज्वार है या बाजरा है, ये उगाया जाता है। जैसे भारत में भी पंजाब, हरियाणा या जो मध्य यानी गंगा और सिंधु का मैदान है पश्चिमी भाग, वहाँ पर चावल विहीन कृषि की जाती है। अब तीसरी कृषि का प्रकार है वो है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि के बाद में वाणिज्य एवं विस्तृत कृषि है, मिश्रित कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, डेयरी कृषि है, ट्रक फार्मिंग कृषि है और बाजार कृषि है। ये सारे कृषि के प्रकार है। यदि अपन रोपण कृषि की बात करें तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में का औपनिवेशीकरण किया है। विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया है तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो वृत्त स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास आदि पौधे लगाए हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो रोपण कृषि है वो काफ़ी महंगी खर्चीली होती है। इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, प्रबंधन भी अधिक होता है, अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती है। ये एक फसली कृषि होती है। एक साल के अंदर एक ही जगह एक ही फसल यानी कि बोई जाती है, इसीलिए यानी कि एक ही जगह एक से अधिक फसलें नहीं बोई जाती है। एक फसली कृषि होती है जिनमें किसी एक फसल का उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित होता है, जिनके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। जहाँ श्रमिक सस्ते होते हैं, जहाँ यातायात की प्राप्त सुविधा होती है, मार्केट नज़दीक होता है, उन क्षेत्रों में रोपण कृषि की जाती है। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में काफ़ी कॉफ़ी और कोकोआ के पौधे लगाए
ब्रिटिश वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान विकसित किए हैं। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए हैं। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड गन्ने की कृषि की है। हॉलैंड वासियों का एकाधिकार हुआ करता था। इंडोनेशिया में एक ऐसा समय था जो गन्ने की कृषि के लिए हॉलैंड वासियों का एकाधिकार हुआ करता था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान जिन्हें फजेंडा कहा जाता है, ब्राज़ील में अभी भी कुछ यानी कि कॉफ़ी के बागान हैं और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। उन कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फजेंडा कहा जाता है और वहाँ पर आज भी यूरोपीय वासियों का नियंत्रण है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार या नागरिकों के नियंत्रण में चला गया है, लेकिन प्राचीन समय के अंदर औपनिवेशिक युग के अंदर रोपण कृषि है वो इन यूरोपीय देशों के द्वारा अलग अलग देशों में की जाती थी। अब नेक्स्ट अपन कृषि आते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि या वाणिज्य एवं विस्तृत कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या वाणिज्य एवं विस्तृत कृषि है। ये कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें मुख्य फसल है वो गेहूँ है। अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई आदि भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य कृषि यंत्रों के द्वारा संपन्न होते हैं। इसकी एक और विशेषता ये है कि इनमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। देखो, जो विस्तृत वाणिज्य कृषि है ये बड़े आकार वाले खेतों में की जाती है, जहाँ खेतों का आकार, जोतों का आकार बड़ा होता है। वहाँ समतल भाग के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ज़्यादातर ये कृषि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी घास का मैदान है या स्टेपी घास का मैदान है, शीतोष्ण जो घास के मैदान है विश्व में, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि अधिक की जाती है। इस कृषि के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर पूरा काम है वो कृषि यंत्रों से संपन्न होता है, इसीलिए श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है और एक व्यक्ति बड़े स्तर पर यानी कृषि कार्य कर सकता है। इसीलिए इसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र है यूरेशिया का जो स्टेपी घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज है, अर्जेंटीना के पंपास है या दक्षिणी अफ्रीका की वेल्डस है या ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी जो घास का मैदान है। इन मैदानों के अंदर ज़्यादातर विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। अब नेक्स्ट तीसरा जो यानी चौथा प्रकार है उसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जिसमें यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, यानी फसल बोने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप है या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है जो ज़्यादातर विकसित भाग है, इंडस्ट्रीज और बाज़ार ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यूरेशिया के कुछ भाग है या दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्णीय अक्षांशों वाला भाग है, उनमें इस प्रकार की मिश्रित कृषि की जाती है। इस कृषि में खेत का आकार मध्यम होता है। इनमें बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ है, जौ है, राई, जई, मक्का
या चारे की फसलें या कंदमूल आदि भी उगाया जाता है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक मानी जाती है, क्योंकि इस कृषि में कृषि के साथ साथ फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी होता है और पशुओं के चारे के लिए चारे वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे ज्वार है या जौ है। और इसमें फसलों के साथ पशु जैसे मवेशी है, भेड़, सूअर, कुक्कुट आदि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। शस्यावर्तन का मतलब होता है कि जब कृषि नहीं की जाती है, पड़त छोड़ी जाती है, शस्यावर्तन और अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शस्यावर्तन है जो भूमि को बदल बदल करके कृषि की जाती है। एक साल पड़त छोड़ी जाती है, वापस दूसरे साल उसकी कृषि होती है, वापस दूसरे खेत को पड़त छोड़ा जाता है, वापस उस पर दूसरे साल कृषि होती है। इस प्रकार यानी कि पड़त छोड़ करके बदल बदल की कृषि की जाती है, उसको शस्यावर्तन और कृषि फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। विकसित यानी कृषि यंत्र, इमारतों या रासायनिक और वनस्पति खाद जैसे हरी खाद का गहन उपयोग मिश्रित कृषि में किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी के साथ साथ कृषकों में कुशलता और योग्यता भी मिश्रित कृषि की विशेषता होती है। अब अपन नेक्स्ट कृषि पे आते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि है, ये दुनिया के अंदर एक विचित्र प्रकार की कृषि है। इस कृषि में के अंदर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। तो मित्रों, भूमध्य सागरीय कृषि है वो विश्व के अंदर अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। और ये जो कृषि है, इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र है, जो दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया और यहाँ से लेकर अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। देखो, ये जो भूमध्य सागरीय कृषि कृषि के पास में ये जो दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र है, इसके अंदर पुर्तगाल है या यहाँ पे इटली है, ट्यूनीशिया है, यहाँ पे ज़्यादातर ये कृषि की जाती है। और उसके अलावा ये मध्य भाग है, यहाँ पे कृषि की जाती है। ये जो कैलिफोर्निया का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर कृषि की जाती है और यहाँ पे भी कृषि की जाती है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी कृषि की जाती है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इन कृषि की विशेषता ये है कि ये कृषि ज़्यादातर खट्टे फलों वाली यानी कृषि होती है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने योग्य क्षेत्रों में ये की जाती है। इसमें ज़्यादातर अंगूर, अंजीर, सेब, नाशपाती और यानी कि अन्य जो फल है उनकी कृषि भी की जाती है। सब्जियों की कृषि भी की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर की विशेषता है। इस कृषि क्षेत्र के कई देशों में अच्छी किस्में अंगूरों से उच्च गुणवत्ता युक्त वाली मदिरा का उत्पादन भी किया जाता है। और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनका और किशमिश भी बनाई जाती है। अंजीर और जैतून यहाँ पे खूब सारे उत्पन्न होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग होती है, तब इस क्षेत्र से पूर्ति होती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि की ये जो विशेषता है कि एक तो ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में की जाती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर पछुआ हवाओं के द्वारा सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश होती है, जबकि गर्मी और बारिश का मौसम है वो यानी शुष्क रहता है। सर्दी यहाँ की नम होती है। सर्दी नम होने के कारण यहाँ ज़्यादातर अंगूर, जैतून
अंजीर और सेब, नाशपाती, अन्य फल और सब्जियां हैं उसकी भी कृषि की जाती है। उस समय सर्दियों के मौसम में उत्तरी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब मांग रहती है और ज़्यादातर मांग की आपूर्ति इसी भूमध्य सागरीय कृषि से होती है। अब नेक्स्ट है डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इनमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए शपथ, घास सिंचित करने के भंडार, दुग्ध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है और इसके साथ साथ इन यंत्रों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि का कार्य के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता है और जिनमें श्रम की आवश्यकता ना हो। तो ज़्यादातर डेयरी कृषि है वो जो उत्तरी यूरोपीय देश है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, इनसे ही यानी कि इनका विकास हुआ है। और डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ताज़े दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के लिए अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधनों और प्रतिष्ठकों का उपयोग, इसके अलावा पाचुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख से 3 क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा कनाडा और तीसरा न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। इन क्षेत्रों में डेयरी कृषि की जाती है। तो मित्रों, डेयरी कृषि का जो शुरुआत हुई थी वो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय डेनमार्क से हुई थी। इसके बाद में ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर डेयरी कृषि अधिक की जाती है। उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ यानी कि बाज़ार निकट हो और ज़्यादातर ज़्यादा दूध उत्पादों की आवश्यकता रहती है। तो बाज़ार के निकट, इंडस्ट्रीज एरिया के निकट ज़्यादातर दूध उत्पादों की मांग ज़्यादा रहती है। उन क्षेत्रों में डेयरी कृषि की जाती है। डेयरी कृषि में केवल दुधारू पशु पाले जाते हैं, इसके साथ साथ चारे की फसलें भी बोई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रक फार्मिंग कृषि। ये जो ट्रक फार्मिंग कृषि है, तो ट्रक फार्मिंग कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी और ये कृषि ज़्यादातर यानी कि बड़े शहरों की परिधि के अंदर की जाती है और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर फल और सब्जियों की कृषि की जाती है। ये व्यापारिक स्तर पर इनमें सब्जियां हैं, फल है या फूलों का उत्पादन करने वाली जो कृषि है, इस कृषि में उत्पादों के लिए परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। यानी बड़े शहरों की परिधि के आसपास फल सब्जियों की कृषि की जाती है और उनको मार्केट तक लाने के लिए परिवहन के तौर पर ट्रकों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हुआ है, जहां से उत्पादों की नियमित आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग जो फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और इस अब ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ट्रक फार्मिंग कृषि की जाती है। और नेक्स्ट है बाजार कृषि। तो मित्रों, बाजार कृषि और ट्रक फार्मिंग कृषि में कोई खास अंतर नहीं है, केवल बाजार कृषि है वो बड़े महानगरों और इंडस्ट्रीज जैसे एरिया है वहाँ पे की जाती है, जहाँ कृषि उत्पादों और
फल फूलों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ज़्यादातर फूलों के और फलों के बागान लगाए जाते हैं और उनकी आपूर्ति बाज़ार में की जाती है। इसीलिए बाज़ार के निकट बड़े महानगरों में की जाने वाली कृषि है वो बाज़ार कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें यानी कि विश्व में लगभग देखें तो 32% भाग पर वनों का विस्तार है और 26% भाग चारागाह हैं, 1% भाग स्थायी फसलों और 10% भाग पर खेती, 26% भाग पर अन्य उपयोग में ली जाती है। तो वर्तमान समय के अंदर इस कृषि का जो कार्य है या विश्व की दृष्टि से देखें तो 26% भाग पर ही कृषि का कार्य होता है। अब कृषि और कृषि के प्रकार के बारे में अपन ने अध्ययन किया है कि कृषि के कौन कौन से प्रकार है और किन क्षेत्रों में ये की जाती है।